Hello friends, Namaste. I hope and wish that you and your families are doing good. I am Priyanka Purohit from शारदा समृद्धि गाइडेंस SSG। इस वीडियो में हम सेबी एक्ट 1992 रिवाइज करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। ये मेरे पर्सनल नोट्स और वॉइस ऑडियो थी, उसे ही मैंने वीडियो में कन्वर्ट किया, इसीलिए शायद साउंड क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सबसे पहले पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग सेबी, तो सेबी जो बोर्ड है वो सेबी एक्ट के थ्रू बनाया गया है। इसका प्रिएम्बल है, सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, सेकंड प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, तीसरा है रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट और चौथा है मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल डेवलपमेंट। इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर to promote fair dealings and ensure marketplace where funds are raised at relatively low cost। तो पैसे हमको रेज करने हैं लेकिन लो कॉस्ट पर, रिलेटिवली लो कॉस्ट पर रेज हो सके, और प्रोवाइड डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेफगार्ड देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स सो अ स्टडी फ्लो ऑफ सेविंग इज मेंटेन्ड। और तीसरा है रेगुलेट या फिर डेवलप कोड ऑफ कंडक्ट एंड फेयर प्रैक्टिसेस बाय इंटरमीडिएटरीज मेकिंग देम कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल। तो सबसे पहले तो मार्केट के लिए बोला है कि फेयर डीलिंग्स हो सके और कैपिटल जो है वो रिलेटिवली लो कॉस्ट पर अवेलेबल हो सके। दूसरा है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिलती जाए, उनको सेफगार्ड दी जाए और ताकि वो लोग भी इन्वेस्ट करते रहें, तो यानी कि स्टडी फ्लो ऑफ सेविंग होता रहे। और तीसरा है जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाए और वो होता रहे, उसको फॉलो करेंगे, उसको देखेंगे, उनकी फेयर प्रैक्टिसेस करेंगे ताकि वो कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल रह सके। सेकेंड पॉइंट आता है रिमूवल ऑफ अ मेंबर ऑफ सेबी बाय सीजी ऑन कंप्लेनेंट्स एप्लीकेशन। तो क्या सीजी सेबी के मेंबर को रिमूव कर सकती है? क्या सीजी के ऊपर होता है, सेबी के ऊपर होता है सीजी, तो क्या सेबी कर सकता है काम? तो यस, सीजी हैज़ पावर टू रिमूव अ मेंबर ऑफ बोर्ड इफ ही, चार बातें हैं, या तो उसने एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट हो गया है, या वो अनसाउंड माइंड का है और ऐसा कंपिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है, या फिर वो सीजी के ओपिनियन में उसने ऐसा ऑफेंस कन्विट किया है जो कि मॉरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व करता है, और या फिर सीजी के ओपिनियन में उसने अपनी पावर्स को अब्यूज़ किया है, या फिर उसके पोजीशन को अब्यूज़ किया है। और ये सब क्या है जो कि डेट्रीमेंटल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है। तो सीजी रिमूव कर सकती है बट आफ्टर गिविंग ROBH टू द मेंबर। थर्ड पॉइंट है ऑर्डर्स ऑफ सेबी एंड रेमेडीज अवेलेबल। तो बेसिक ड्यूटी ऑफ सेबी क्या होती है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। अब सेक्शन 11 क्या कहता है कि स्पेसिफिकली एम्पावर सेबी टू प्रोहिबिट एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस। तो क्या कर सकता है सेबी? क्या कर सकता है? प्रोहिबिट कर सकता है किसी भी कंपनी को फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। और दूसरा होता है जैसे कि रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में क्या गया, एनी डॉक्यूमेंट एडवर्टाइजमेंट सोलिसिटिंग मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इफ it is in the interest of protection of investor। और 11D क्या बोलता है? सेबी कैन इशू सीज और desist ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लिस्टेड कंपनी ओनली इफ सेबी हैज reasonable ground to believe that company has indulged in insider trading और in market manipulation। तो देखो दो तरह के जो पावर्स हैं वो सेबी को दी हुई हैं। सबसे पहले तो वो प्रोहिबिट कर सकता है किसी भी कंपनी को फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस, कि भाई प्रोस्पेक्टस इशू मत कर। और दूसरा ऑर्डर वो पास कर सकता है कि इशू सीज और डिसिस्ट, सीज यानी कि रोकना और डिसिस्ट मतलब रिपीट ना कर पाए, वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है इन केस ऑफ अगेंस्ट एनी लिस्टेड कंपनी। अगर सेबी को लगता है कि उसके पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि वो कंपनी जो है वो इंडल्ज कर रही है इनसाइडर ट्रेडिंग में या फिर मार्केट मैनिपुलेशन में। रेमेडीज क्या क्या हो सकती है? जो अग्रीव्ड कंपनी होगी वो क्या करेगा? फाइल कर सकती है अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सेबी टू सैट यानी कि सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 15 की विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट कॉपी ऑफ ऑर्डर इज रिसीव्ड। तो और फर्दर एक्सटेंशन दिया जाता है ऑन रीजनेबल ग्राउंड्स। और SAT क्या करेगा? ROBH देगा और पास करेगा ऑर्डर, या तो कंफर्म करके या चेंज करके या मॉडिफाई करके या फिर सेटिसाइड भी कर सकता है। और सेट क्या करेगा? सेंड करेगा कॉपी ऑफ ऑर्डर टू एवरी पार्टी। और स्पीडी डिसीजन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज सेट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच अपील। और एग्रीव्ड अगर सेट के ऑर्डर से भी कोई एग्रीव्ड हो रहा है तो फर्दर अपील में जा सकता है टू सुप्रीम कोर्ट विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ का हुआ तो जाएगा। तो यानी कि एज फार एज फैक्ट्स आर कंसर्न डिसीजन ऑफ SAT विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल। और सेक्शन 20A वो क्या करता है कि बात करता है जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डर्स इशूड बाय सेबी। तो यानी कि सिविल कोर्ट वाला जो आप रास्ता है वो आप अपना नहीं सकते इसमें। फोर्थ पॉइंट आता है प्राइस मैनिपुलेशन एंड पावर्स ऑफ सेबी। जब प्राइस मैनिपुलेशन हो उसके अंदर सेबी की क्या क्या पावर्स हो सकती हैं?
पहले तो वो दो ऑर्डर थे, प्रोहिबिट एनी कंपनी फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस और दूसरा था इशू सीज और डिसिस्ट ऑर्डर। और ये है प्राइस मैनिपुलेशन के। तो प्राइस मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। जो फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है रिलेटिंग टू सिक्योरिटी मार्केट, उसको हम प्राइस मैनिपुलेशन कहते हैं। तो सेबी क्या कर सकता है? दो काम कर सकता है इसमें भी, सस्पेंड कर सकता है ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटी, और दूसरा कर सकता है वो रिस्ट्रेन कर सकता है पर्सन को। या तो क्या करेगा? सिक्योरिटी को ही रोक देगा कि भाई इसकी ट्रेडिंग नहीं होगी, या फिर क्या करेगा? लोगों को रिस्ट्रेन कर देगा फ्रॉम एक्सेसिंग सिक्योरिटी मार्केट। इट कैन ऑल्सो प्रोहिबिट एनी पर्सन एसोसिएटेड विद सिक्योरिटी मार्केट। सभी इशू अब ऑर्डर्स आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग। तो ठीक है, इसमें भी इसको रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और या तो पहले या आफ्टर पासिंग सच ऑर्डर वो आरओबीएस देगा टू द कंपनी एंड इट्स ब्रोकर। सेबी अपॉइंट कर सकता है एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो कि पेनल्टी लेवी कर सकता है अंडर सेक्शन 15HA आफ्टर होल्डिंग एन इंक्वायरी। तो ठीक है, पहले अपॉइंट करेगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, वो इंक्वायरी होल्ड करेगा, उसके बाद वो पेनल्टी भी लगा सकता है। और 15H की तो पेनल्टी है, वो क्या है? पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस प्राइस मैनिपुलेशन के ऊपर है। वो कितनी है? नॉट लेस देन 5 लाख बट विच कैन एक्सटेंड टू ₹25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। यानी कि नॉट लेस देन 5 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। इसके बाद आता है सेक्शन 12A, यानी कि नो पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर सकता है? 3 काम नहीं कर सकता। यूज मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज लिस्टेड। ना तो वो कोई मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस यूज कर सकता है परचेज और सेल के लिए, ना वो एम्प्लॉय कर सकता है एनी स्कीम और डिवाइस टू डिफ्रॉड, और ना ही वो एंगेज कर सकते हैं एनी एक्टिविटी एज फ्रॉड और डिसिट अपॉन एनी पर्सन इन कनेक्शन विथ डीलिंग इन सिक्योरिटीज विच आर लिस्टेड। ठीक है, तो पर्सन के ऊपर भी बोला हुआ है कि ना तो वो कोई मैनिपुलेटिव या डिसेप्टिव डिवाइस यूज़ कर सकता है, ना वो कोई स्कीम या डिवाइस एम्प्लॉय कर सकता है, और ना ही वो एंगेज कर सकता है इन एनी एक्ट, किसी भी एक्ट में इन कनेक्शन विथ डीलिंग ऑफ सिक्योरिटी विच आर लिस्टेड। अगर वो करेगा ऐसा तो उसको पेनल्टी लगेगी विच शैल बी नॉट लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th। ये क्वेश्चन था प्राइस मैनिपुलेशन के ऊपर। इसमें पहले 2 पॉइंट थे। पहले हमने प्राइस मैनिपुलेशन का मीनिंग बता दिया, फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, और सेकंड हमने सस्पेंड भी कर सकता है वो ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटी को और रिस्ट्रेन कर सकता है पर्सन को, और फिर वो बाद में ऑर्डर पास करेगा, राइटिंग में करेगा, चाहे आरओबीएच पहले दे या बाद में दे। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगा जो कि इंक्वायरी करेगा, उसके बाद पेनल्टी लेवे करेगा, पेनल्टी 5 लाख टू 25 करोड़ और 3 टाइम्स प्रॉफिट में। और इसी तरह जो डिसेप्टिव पर्सन है, जो वो लोग हैं, वो भी एंटर नहीं कर सकते 3 चीज़ों में, ना वो डिसेप्टिव या मैनिपुलेटिव डिवाइस यूज़ करेंगे, ना कोई स्कीम एम्प्लॉय करेंगे, और ना ही किसी एक्ट में इंडल्ज होंगे जो कि फ्रॉड या डिसिट के लिए यूज़ किया गया है इन कनेक्शन विथ है। होगा तो पेनल्टी होगी नॉट लेस देन 1 लाख बट 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडियरीज फेल्स टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। अगर इंटरमीडियरी एग्रीमेंट में एंटर होने से चूक गया तो क्या होगा? इफ एनी पर्सन registered as an intermediary and is required to enter into any agreement with his client fails to enter, he shall be liable to penalty। ठीक है, अगर कोई भी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है और उसको रिक्वायर्ड है बाय लॉ टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिज क्लाइंट और वो फेल करता है, ये करना भूल जाता है करना, तो उसको पेनल्टी लगेगी 1 लाख फॉर ईच डे फेलियर और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। ठीक है, 1 लाख फॉर ईच डे ऑफ फेलियर और 1 करोड़ विच एवर इज लेस। यहाँ पे लेस की बात करते हैं। दूसरा है कि पर्सन अग्रीड बाय सेबी ऑर्डर में अपील टू एसटी विद इन 45 डेज। कॉपी ऑफ ऑर्डर इज रिसीव्ड इन सच फॉर्म अकम्पेनिड बाय सच फीस एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। सेट क्या करेगा? कंट्रोल कर सकता है डिले अगर सफिशिएंट कॉज मिला तो, और सेट हमेशा की तरह 3 तरह के ऑर्डर या तो कंफर्म करेगा या मॉडिफाई चेंज करेगा या फिर सेट असाइड कर देगा आफ्टर गिविंग आरओवीएच। और फिर अगर सेबी के भी ऑर्डर से तुम सेट के भी ऑर्डर से तुम उसके अगेंस्ट भी अपील करना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो विद इन 60 डेज, और 60 डेज का एक्सटेंशन होगा अगर सफिशिएंट कॉज मिला है ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, डिफॉल्ट फॉर विच स्टॉक ब्रोकर में बी पेनलाइज। तो कौन कौन से डिफॉल्ट हैं जिसके लिए स्टॉक ब्रोकर को हम पेनलाइज कर सकते हैं? तो वो है मेनली 3 तरह के। सेबी प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टी इफ एनी पर्सन रजिस्टर्ड एज स्टॉक ब्रोकर। 3 पेनल्टी है, फेल्स टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नोट उसने इशू नहीं किया इन द फॉर्म एंड मैनर स्पेसिफाइड, तो उसको पेनल्टी क्या लगेगी? नॉट लेस देन 1 लाख बट विच एक्सटेंड टू 5 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट नोट was required to be issued by that broker। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट इसने इशू नहीं किया है इन द मैनर एंड फॉर्म स्पेसिफाइड तो कम से कम 1 लाख या फिर जो एक्सटेंड हो सकता है 5 टाइम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नोट अमाउंट टू बी इशूड। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट, पहला कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरा है फेल्स टू डिलीवर एनी सिक्योरिटी और फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द इन्वेस्टर। ठीक है, या तो उसने डिलीवरी नहीं दी सिक्योरिटी की या उसने पेमेंट नहीं दिया जो भी अमाउंट ड्यू थी टू द इन्वेस्टर इन द मैनर एंड टाइम स्पेसिफाइड, तब क्या होगा? नॉट लेस देन 1 लाख बट 1 लाख फॉर ईच डे, मैक्सिमम 1 करोड़। ठीक है, नॉट लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे बट मैक्सिमम विल बी 1 करोड़। ये कब है? जब सिक्योरिटी डिलीवरी नहीं की या फिर पेमेंट जो ड्यू था वो टाइम पे नहीं आया। फिर तीसरा आता है चार्जेस ब्रोकरेज इन एक्सेस ऑफ द ब्रोकरेज स्पेसिफाइड।
इन रेगुलेशन। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या था, कॉन्ट्रैक्ट नोट उसने नहीं दिया। दूसरा पॉइंट था कि उसने डिलीवरी नहीं दी सिक्योरिटीज़ की, या फिर जो अमाउंट ड्यू था वो उसने पे नहीं किया। और तीसरा पॉइंट आता है कि उसने एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज किया है। तो जब एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज करेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी नॉट लेस देन 1 लाख बट विच में एक्सटेंड टू 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज चार्ज इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड ब्रोकरेज। ठीक है, जैसे जितना बोला है उससे एक्सेस में कितना किया उस अमाउंट का 5 टाइम्स करना पड़ेगा, विच एवर इज हायर। ये बात इधर आ गई। तो पहले में 1 लाख टू 5 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट नोट वाला था, सेकंड में था 1 लाख बट 1 लाख पर डे मैक्सिमम 1 करोड़, और इसमें क्या है 1 लाख 5 टाइम्स द एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज विच एवर इज हायर। सेवेंथ क्वेश्चन आता है फैक्टर्स फॉर टेकिंग इनटू अकाउंट व्हाइल डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ पेनल्टी। ये सेम आपका सेकरा वाला आंसर है, वैसा ही है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर 3 चीज़ों को ध्यान में रखेगा। सामने वाले इसने गेन कितना किया, यानी कि डिस्प्रोपोर्शनेट गेन और अनफेयर एडवांटेज किया कितना हुआ, सामने वाले को नुकसान कितना किया, यानी कि लॉस अवर्टेड बाय द इन्वेस्टर और ग्रुप। और तीसरा बात है कि रेपिटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट कितना है, उस हिसाब से एओ में लेवी मैक्सिमम पेनल्टी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर 15F। 8 पॉइंट आता है हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए सेक्शन है सेक्शन 15G, पेनल्टीज फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। अगर इफ एनी इनसाइडर आइदर ऑन हिज ओन और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, या क्या करता है या तो खुद के बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे डील करता है इन सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। किसके बेसिस पे, कोई भी इनसाइडर क्या करता है या तो खुद के लिए या फिर किसी और के बिहाफ पर डील करता है विद द सिक्योरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। या फिर दूसरा काम क्या करता है, कम्युनिकेट करता है एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टू एनी पर्सन विद और विदाउट हिज रिक्वेस्ट। चाहे उसने मांगी हो चाहे नहीं मांगी हो, लेकिन फिर भी उसने कम्युनिकेट कर दिया है। तो सबसे पहला क्या करता है, जैसे वो डील की बात आ गई, ठीक है, सबसे पहले आ गया डील। दूसरी बात हो गई कि कम्युनिकेट करता है विद और विदाउट हिज रिक्वेस्ट, एक्सेप्ट एज रिक्वायर्ड अंडर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर अंडर एनी लॉ, या लॉ के रिक्वायर्ड में है या ऑर्डिनरी कोर्स के अलावा भी है। और या फिर क्या किया, काउंसिल्स और प्रोक्योर्स, या फिर वो क्या कर रहा है, काउंसिल्स और प्रोक्योर्स फॉर एनी अदर पर्सन टू डील इन एनी सिक्योरिटी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि सबसे पहले क्या है कि अभी भी कोई इनसाइडर या तो वो आइदर ऑन हिज ओन और ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन डील कर रहा है, डील्स इन सिक्योरिटीज ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट आता है कि या तो वो कम्युनिकेट करता है एनी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन विद और विदाउट रिक्वेस्ट अदर देन एक्सेप्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड बाय लॉ और इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर प्रोक्योर्स और counsels for any other person to deal with in any securities of any body corporate on the basis of UPSI। तो वो लाइबल टू पेनल्टी होगा, और पेनल्टी क्या होगी 25 करोड़ और 3 टाइम्स प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट किया उसका 3 टाइम्स या फिर 25 करोड़ विच एवर इज हायर। ये पेनल्टी याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है 9th, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनना है तो आपके अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है, तो पर्सन shall not be qualified for appointment as a presiding officer of SET unless he is a, या तो क्या होना चाहिए, या तो वो सिटिंग या तो इस वक्त होना चाहिए, या फिर वो रिटायर्ड जज होना चाहिए ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर सिटिंग और रिटायर्ड जज होना चाहिए एज द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, या तो इस वक्त होना चाहिए या रिटायर्ड होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर वो सिटिंग होना चाहिए या रिटायर्ड जज होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की ये बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या है, और ही इज अ सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हु हैज कंप्लीटेड नॉट लेस देन 7 years फॉर सर्विस एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर वो हाई कोर्ट का जज हो। अगर जज की बात आ रही है, या तो ऊपर तो क्या था चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट था, वो तो सुप्रीम कोर्ट के लेवल के बराबर हो गया, लेकिन क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लेवल के बराबर का हो गया कोर्ट का, नहीं। तो हाई कोर्ट का जो जज होगा उसको क्या होना चाहिए, एटलीस्ट नॉट लेस देन 7 years का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको नॉट लेस देन 7 years ऑफ सर्विस होना चाहिए। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा बाय द CG, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी। ठीक है, CG प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलके हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। अच्छा, मेंबर ऑफ एसएटी कैसे बन सकते हैं, अ मेंबर कैन नॉट बी क्वालिफाइड टू बी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज अ मेंबर ऑफ एसएटी। अगर सबसे पहला क्या होना चाहिए उसके पास, ए मत से एबिलिटी, आई से इंटेग्रिटी, एस से स्टैंडिंग, सी से कैपेबल ऑफ डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट and has qualification and experience of corporate law, security law, finance, economics and accountancy। तो सबसे पहला क्या क्या होना चाहिए उसके पास, ए से क्या है एबिलिटी, फिर आई से इंटेग्रिटी, फिर एस से स्टैंडिंग, फिर सी से कैपेबल होना चाहिए ऑफ डीलिंग, और फिर उसके पास क्यू भी होना चाहिए, क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, और फिर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए।
क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, AISCQE होना चाहिए उसके पास। अ मेंबर ऑफ बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट लेवल इक्विवेलेंट टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज अ PO और मेंबर ऑफ एसटी ड्यूरिंग हिज टेन्योर और विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ही सीज टू होल्ड हिज ऑफिस। अगर कोई भी बोर्ड मतलब सेबी का कोई भी मेंबर, जो सेबी का कोई भी मेंबर या उसके सीनियर मैनेजमेंट का कोई भी बंदा जो कि इक्विवेलेंट हो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर नहीं बन सकता एसएटी का जब वो काम कर रहा है वहाँ, और विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ही सीज टू होल्ड ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 10 आता है मेजर्स टेकन बाय सेबी टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर सिक्योरिटी मार्केट आइदर पेंडिंग और कंप्लीशन ऑफ सच इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी। तो क्या क्या मेजर्स सेबी अंडरटेक कर सकती है जब उसका कोई पेंडिंग या कंप्लीशन हो चुका है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का। तो सेबी क्या करेगी, बाय ऑर्डर आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग, सबसे पहले रीजंस रिकॉर्ड करेगी इन राइटिंग। तो सेबी क्या करेगी, टेक द फॉलोइंग मेजर्स। सबसे पहले तो कर सकती है सस्पेंड, 6 पॉइंट है इसमें। सबसे पहला पॉइंट है सस्पेंड कर देगा ट्रेडिंग ऑफ एनी सिक्योरिटीज। दूसरा पॉइंट क्या है, रिस्ट्रेन या प्रोहिबिट पर्सन। ठीक है, सबसे पहले तो सिक्योरिटीज को ही रोक दो भाई, उसकी ट्रेडिंग बंद कर दी। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, रिस्ट्रेन या प्रोहिबिट कर दो पर्सन फ्रॉम एक्सेसिंग, यानी कि वो लोग डील नहीं कर सकते। फिर सस्पेंड कर दो ऑफिस बियरर था ना, उसको सस्पेंड कर दो। या फिर इम्पाउंड एंड रिटेन प्रोसीड्स ऑफ या फिर सिक्योरिटीज ऑफ एनी ट्रांजैक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो भी ट्रांजैक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन था उसकी प्रोसीड्स को जब्त कर लो, इम्पाउंड कर लो, रिटेन कर लो, या ऑफिस बियरर को सस्पेंड कर लो। फिर क्या करो, अटैच कर दो बैंक अकाउंट ऑफ इंटरमीडिएरीज और एसोसिएट मेंबर्स। ठीक है, उनका क्या करो, बैंक अकाउंट अटैच कर दो आफ्टर पासिंग ऑर्डर। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ये लेना पड़ेगा फॉर पीरियड नॉट मोर देन 1 month। ठीक है, अगर अटैच करना भी है तो नॉट मोर देन 1 month होगा, और उसके लिए भी तुमको परमिशन लेनी पड़ेगी ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ओनली इफ इट रिलेट्स टू द प्रोसीड्स एक्चुअली इन्वॉल्व इन द वायोलेशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, रूल्स और रेगुलेशंस मेड। ठीक है, बिना कारण उसका जो बैंक अकाउंट है अटैच नहीं कर सकते, लेकिन वो इन्वॉल्व होना चाहिए प्रोसीडिंग्स में, वायोलेशन में, तभी हो सकता है। और लास्ट पॉइंट है, डायरेक्ट कर सकते हैं इंटरमीडिएट एसोसिएटेड पर्सन को टू डिस्पोज एनी एसेट फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो कि फॉर्म कर रहा है पार्ट। तो ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या आएगा कि सिक्योरिटीज को सस्पेंड कर दो। सेकंड पॉइंट आता है कि लोगों को रिस्ट्रेन कर दो, प्रोहिबिट कर दो। तीसरा पॉइंट आता है कि ऑफिस बियरर्स को सस्पेंड कर दो। चौथा पॉइंट आता है कि इंटरमीडिएरीज का जो है बैंक अकाउंट उसको अटैच कर दो, लेकिन उसके लिए जस्टिस मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की परमिशन लगेगी और नॉट मोर देन 1 month ही किया जा सकता है वो। फिर अगला पॉइंट आता है कि हम इम्पाउंड कर सकते हैं और रिटेन कर सकते हैं प्रोसीड्स, इम्पाउंड और रिटेन कर सकते हैं प्रोसीड्स। और लास्ट पॉइंट आता है कि इंटरमीडिएरी के एसेट्स को भी हम डिस्पोज ऑफ करने बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है 11th, हाउ सेबी कैन रिकवर पेनल्टी फ्रॉम द कंपनी। तो ठीक है, सेबी पेनल्टी जो भी होगी उसको रिकवर कैसे करेगी किसी भी कंपनी से। इफ पर्सन फेल्स टू पे पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और फेल्स टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड और डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर, फेल्स टू पे फीस ड्यू टू द बोर्ड। ठीक है, या तो कोई भी बंदा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ने जो पेनल्टी डाली है वो नहीं भर पा रहा है, या फिर वो कंप्लाई नहीं कर पा रहा है कोई भी डायरेक्शन के बोर्ड के, और डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर को भी फॉलो नहीं कर पा रहा है, तब ये सब अप्लाई होगा। तो क्या करेगा, द रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा, जो आरओ होगा रिकवरी ऑफिसर क्या करेगा, इशू करेगा सर्टिफिकेट या फिर स्टेटमेंट साइन, और उसमें स्पेसिफाई कर देगा अमाउंट विच शैल बी ड्यू एंड शैल प्रोसीड टू रिकवर। और क्या कर सकता है, उसके पास तरह तरह के मोड हैं। सबसे पहले क्या करेगा, वो एक रिकवरी ऑफिसर एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा जिसके अंदर वो अमाउंट स्पेसिफाई कर देगा और मोड ऑफ रिकवरी भी बता देगा। उसमें 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला अटैचमेंट एंड सेल of movable property, attachment and sale of immovable property, attachment of bank accounts। तो इसमें क्या बोला है कि any monies transferred on or after date amount become due by person to his spouse or minor child, son, wife या फिर minor child or otherwise then adequate consideration minor even after majority is included in person's account only। तो जो भी मनी जो भी ट्रांसफर कर दिया ना उसने ऑन और आफ्टर डेट, ड्यू डेट जो है जो बिकेम ड्यू, फिर भी जो भी पर्सन ने अपने स्पाउस या माइनर चाइल्ड या सन्स की वाइफ को या माइनर चाइल्ड को अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसिडरेशन दे दिया होगा, वो भी इसके पर्सन के ही अकाउंट में इंक्लूड माना जाएगा, फिर भले ही वो माइनर जो पर्सन था वो अब मेजर ही क्यों ना हो गया हो। अरेस्ट कर सकते हैं ऑफ अ पर्सन एंड डिटेंशन इन प्रिजन। और लास्ट पॉइंट आता है अपॉइंटिंग अ रिसीवर फॉर मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या आया, अटैचमेंट एंड सेल of movable property, attachment and sale of immovable property, attachment of bank accounts, arrest of person and detention in prison। अरेस्ट भी कर सकते हो उसको, प्रिजन में भी डिटेन कर सकते हो, और अपॉइंट कर सकते हो रिसीवर फॉर मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी।
आरओ क्या करेगा, एक ऑफिसर होता है, एनी ऑफिसर ऑफ बोर्ड, जो कि ऑथोराइज किया जाता है बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन राइटिंग, और वो एक्सरसाइज क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा द पावर्स ऑफ आरओ। ही कैन सीक असिस्टेंस ऑफ लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो, ठीक है, तो वो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी मदद ले सकता है वाइल डूइंग अटैचमेंट और ये सब। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेनल्टी फॉर नॉन फर्निशिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये है सेक्शन 23A के अंदर। इफ एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश एनी डॉक्यूमेंट और बुक्स ऑफ अकाउंट रिटर्न्स और रिपोर्ट टू RSC विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द लिस्टिंग एग्रीमेंट कंडीशंस और बायलॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, वो पनिशेबल होगा विद अ फाइन एटलीस्ट 1 लाख दैट विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे, और अगर फेलियर कंटिन्यू रहा तो एक्सपेक्टेड टू पे मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन। तो चेयरमैन को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, चेयरमैन विल बी अपॉइंटेड फॉर 3 ईयर्स और उसका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है फॉर 3 ईयर्स। मैक्सिमम एज उसकी होगी 55 ईयर्स, और फिर रीअपॉइंटमेंट भी कौन करेगा, CG ही करेगा। उसके पास पोजेस करना चाहिए AIS CQE, यानी कि एबिलिटी, इंटेग्रिटी, स्टैंडिंग, कैपेबल होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। ही हैज़ राइट टू रिलिंग्विश ऑफिस, ठीक है, वो भी ऑफिस छोड़ सकता है एट एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। एक्सपायरी ऑफ टेन्योर के पहले ऑफिस छोड़ सकता है, रिलिंग्विश कर सकता है इस राइट बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ 3 मंथ्स इन राइटिंग, या फिर सैलरी अलाउंस इन ल्यू देयर ऑफ टू CG, या तो नोटिस देते 3 महीने पहले का, या फिर सैलरी और अलाउंस को त्याग दे इन ल्यू ऑफ देयर ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट आता है टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड अदर मेंबर्स, दैट इज एवरी जुडिशियल एंड टेक्निकल मेंबर्स। तो सबका टेन्योर कितना रहेगा, 5 ईयर्स, और रीअपॉइंटमेंट भी कितने के लिए हो सकती है, फॉर 5 ईयर्स हो सकती है, प्रोवाइडेड दैट नो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर शैल होल्ड ऑफिस आफ्टर ही हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70 ईयर्स। तो चेयरमैन में जो बात थी वो 65 ईयर्स की थी, और ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो बात है वो 70 ईयर्स तक है। Ways in which any person may be prohibited on use of manipulative and deceptive devices, insider trading, and substantially acquired acquisition of securities. Ways in which any person may be prohibited. तो कैसे किसी पर्सन को हम रोक सकते हैं वो बताओ। If after making or causing to be made an inquiry, अगर एक इंक्वायरी होगी और फिर सेबी सेटिस्फाई हो गया कि इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स और टू प्रिवेंट अफेयर्स ऑफ द RSC बीइंग कंडक्टेड इन डेट्रीमेंटल मैनर और टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट। तीन हो सकता है, या तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करो, या फिर प्रिवेंट करने ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या तीसरा करना सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट। तो इट में इशू फॉलोइंग डायरेक्शंस, एनी स्टॉक एक्सचेंज या फिर क्लियरिंग हाउस या एसोसिएटेड पर्सन या एनी कंपनी लिस्टेड या फिर प्रपोज्ड कंपनी लिस्टेड जो भी होगा उसको पावर है टू डायरेक्ट any person who has made profit or averted loss by contravention of sacred law to pay amount equivalent। तो क्या कह सकता है, वो उनको पे करने बोल सकता है अमाउंट इक्विवेलेंट। वेज इन विच एनी पर्सन इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, तो ये आंसर एक बार आप फिर से रिपीट कर लेना।